आप देख रहे हैं तक्षशिला चैनल। आत्मवत् सर्वभूतेषु। नमो नमः प्यारे भैया बहनों, आज हम राजस्थान स्टेट ओपन जयपुर कक्षा 10 भारतीय संस्कृति के परीक्षा में आने वाले निबंधात्मक अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो आइए हमेशा की भांति हम चलते हैं निबंधात्मक प्रश्न की ओर। तो प्रश्न हमारा है राजस्थान का संक्षिप्त परिचय, यानी आज वर्तमान में जो राजस्थान है वो प्राचीन समय में क्या क्या नाम से जाना जाता था, ऐसा उनका संक्षिप्त परिचय को करना है। वे प्रमुख प्राचीन सभ्यताओं के बारे में बताना है। जो उस समय प्राचीन सभ्यता यहाँ से करीब लगभग 5000 6000 7000 वर्ष पहले की यहाँ की जो प्राचीन सभ्यता है उनके बारे में बताना, जो राजस्थान के वर्तमान राजस्थान के क्षेत्र में आई हुई है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे प्राचीन राजस्थान का परिचय। तो हम इसमें हम क्या करेंगे, प्राचीन राजस्थान के परिचय में ऐसा करते हैं, इसमें लिखना चाहिए कि राजस्थान जो वर्तमान में है उस राजस्थान का प्राचीन भौगोलिक क्षेत्र 10 महाजनपदों में बंटा हुआ था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इन 10 महाजनपदों में बंटा हुआ था। तो वो जनपदों का हम क्रम से नीचे वर्णन करते हैं, ऐसा इसके नीचे लिखना। 3-4 लाइन लिखना प्राचीन राजस्थान का परिचय उसमें। और ये लिखने के बाद में हमको ये लिखना है जांगल प्रदेश। ध्यान करें, जांगल प्रदेश। जांगल प्रदेश जोधपुर का उत्तरी भाग और संपूर्ण बीकानेर, ये जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था प्राचीन समय में। तो ये लगभग आज से 3-4 हजार साल पहले। तो देखना जांगल प्रदेश और उसका क्षेत्र कौन सा है, जो वर्तमान में जोधपुर का उत्तरी भाग और संपूर्ण बीकानेर, जोधपुर और बीकानेर ये मिला करके। इसके बाद में तो ये जांगल यहाँ के जो रहने वाले हैं वो जांगल प्रदेश के लोग कहलाते थे। और इसके बाद में है कुरुक्षेत्र। कुरु अलवर का उत्तरी भाग, जो अलवर जिला है वर्तमान में, उसका जो उत्तर का क्षेत्र है। और कुछ हम जाते हैं तो उत्तर मध्य प्रदेश में भी चले जाते हैं। तो ये अलवर का जो उत्तरी भाग है वो है कुरुक्षेत्र से जाना जाता था उस समय। तो हमको लिखना है कि अलवर का उत्तरी भाग और मध्य प्रदेश की कुछ हिस्सा उत्तरी जो कुरु नाम से जाना जाता था। और तीसरा जनपद है, तीसरा जनपद मत्स्य जनपद। मत्स्य जनपद ये महाभारत काल में भी आया हुआ है वर्णन इनका। और महाभारत में मत्स्य जनपद है वो अलवर जिले का दक्षिण व पश्चिमी क्षेत्र मत्स्य प्रदेश के नाम से जाना जाता था। तो ये महाभारत के कालीन के वहां अवशेष बहुत अधिक मिले राजस्थान में। पांडु भी यहाँ पर रहे हैं। तो ऐसा इसमें हमको लिखना आगे, इसमें आगे लिखना है क्योंकि मैं तो केवल आउटलाइंस बता रहा हूँ आपको। तो हमको ये विस्तार अपने को लिखना चाहिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं सूरसेन। सूरसेन जो है, सूरसेन जनपद है। सूरसेन जनपद चौथा जनपद वो भरतपुर, धौलपुर और करौली का जो क्षेत्र है, वर्तमान का धौलपुर भरतपुर इनका जो क्षेत्र है वो सूरसेन जनपद के नाम से जाना जाता था। तो ध्यान देंगे परीक्षा में ऐसे भी सूरसेन जनपद का क्षेत्र क्या है, वर्तमान में भरतपुर धौलपुर करौली। शिवी, शिवी एक हम सब जानते हैं कि प्राचीन काल में हम देखते हैं, पुराणों में देखते हैं कि शिवी नामक एक महान शासक हुआ था जो दान में सर्वोपरि था, जो दान प्रिय था, दानवीर था, कर्ण की तरह दानवीर था। ये मेवाड़ अर्थात उदयपुर चित्तौड़ का क्षेत्र, चित्तौड़ जिला वर्तमान का और उदयपुर जिला है, यानी जिसको अपन मेवाड़ बोलते हैं, ये पहले शिवी के नाम से जाना जाता था। परीक्षा में ये भी आ सकता है कि मेवाड़ को पहले क्या कहते थे, शिवी। और शिवी का क्षेत्र कौन सा है, तो हमें उदयपुर चित्तौड़ है ना। और शिवी को वर्तमान में क्या कहते हैं, मेवाड़, ये क्षेत्र मेवाड़। फिर है छठा महाजनपद मालव प्रदेश। हम सब जानते हैं हमारे पूर्वज है जो अकाल पड़ता था, क्योंकि राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती थी और हर दूसरे तीसरे साल अकाल पड़ता था। तो
हमारे जो पूर्वज थे अपने पशुओं को चराने के लिए और अन्न के लिए प्रतापगढ़, झालावाड़, टोंक आदि भाग इधर के भाग में जाते थे और ये मालवा प्रदेश किया जाता था। तो हम पूर्वजों को ये बात हमारे जो दादा दादी नाना नानी है उनसे पूछिए और उनको पूछने पर इसके बारे में बहुत विस्तार से वो बताएंगे, क्योंकि उनको पैर की सारी जमीन उनके पैरों से नापी हुई है। वहाँ उन्होंने अपने पशु चलाए हैं और वहाँ उन्होंने मेहनत मजदूरी की है और अपने परिवार को लालन पालन किया है। अपने बैलगाड़ियों पर है ना, ऊंट गाड़ियों पर अपना सामान ले अपने परिवार को लेके जाते थे और वहाँ पर 6-7 महीने काम करते थे, बाकी फिर बरसात होती थी तो वापस राजस्थान लौटते थे। तो ये मालवा प्रदेश का हम मारवाड़ के लोगों के लिए बहुत ही कहना चाहिए महत्वपूर्ण स्थान है और भरण पोषण वहाँ करते हैं, क्योंकि प्रतापगढ़, झालावाड़, टोंक यहाँ नदियाँ आई हुई है और नदियों के कारण वहाँ सीधी क्षेत्र है तो वहाँ हमेशा हरा भरा क्षेत्र रहता था। तो ये मालवा प्रदेश जनपद है। फिर मरु का नाम देखो, एक तो मरु भी है, मरुवार भी है, मारवाड़ भी, ध्यान रखना। मरुवार मारवाड़ वर्तमान जोधपुर का अधिकांश भाग अर्थात पश्चिमी राजस्थान है ना, जोधपुर का जो अधिकांश भाग है हमारा नागौर यूसी में आता है तो उसमें जोधपुर रियासत थी। तो ये जोधपुर का अधिकांश भाग नागौर का भाग ये मारवाड़ के क्षेत्र में आता था। तो बीकानेर का भाग भी इसमें आता है। तो ये मरुवार मारवाड़ मुख्य थे, जोधपुर इसका केंद्र बिंदु था। मरु भी कहते हैं, मरु जनपद, मरुवाड़ और मारवाड़ ऐसा है। फिर माड़ है वो जैसलमेर है। तो जैसलमेर जिला जितना इतना बड़ा है तो इसको हम माड़ नाम से जानते थे और हम सब जानते हैं कि माड़ एक प्रकार की राग भी है, संगीत की जो गायन की राग है एक माड़ वो भी है। तो ये माड़ क्षेत्र उस समय माड़ जनपद काल में इसको माड़ जनपद कहते थे। फिर है वागड़ हम सब जानते हैं, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, इसको वागड़ की भाषा वागड़ी भी है और क्योंकि ये गुजरात से वागड़ी भाषा गुजराती से मिली जुली होती है, क्योंकि गुजरात के बिल्कुल है वो नजदीक में है, पड़ोस में है और मिले हुए हैं गुजरात से। तो यहाँ तो इस कारण इनकी भाषा वागड़ी है और जो गुजरात से पूरी तरह से मिली जुली है। फिर हम जानते हैं हड़ौदी यानी कोटा और बूंदी का जो क्षेत्र है वो हड़ौदी के नाम से जाने जाते हैं। हमारे बटेरा कोटा बूंदी भी चलते थे, वहां पर भी नदियां हैं, हरियाली है और अपने पशुओं का चलाते थे। तो ये कोटा बूंदी का क्षेत्र है, ये भी हड़ौदी क्षेत्र से जाना जाता है। और फिर हम इस प्रकार ये 10 महाजनपद कितने हो गए, 10 महाजनपद था और ये करीबन 5000 वर्ष पहले हमारे भारत में हमारे राजस्थान में हुआ, वर्तमान राजस्थान का ये भाग था। अब हम प्रश्न में ये एक भाग तो पूरा हुआ, दूसरे भाग को जब प्रमुख सभ्यताओं के बारे में बताइए। प्रमुख सभ्यताएं तो उस समय की प्राचीन सभ्यताएं प्रमुख कहाँ विकसित हुई, कहाँ फलित हुई, तो उनके विषय में हमको जानना है। तो सबसे पहले है सरस्वती सभ्यता। सरस्वती और सरस्वती आज तो नदियां दोनों लुप्त हो गई है, वो नदियां जिसको कालीबंगा कहते हैं, कालीबंगा। और ये चलती थी हनुमानगढ़ की ओर, हनुमानगढ़ में ये बहती थी और उधर पाकिस्तान में जाती थी, वर्तमान के पाकिस्तान है वहाँ सिंध में उसमें मिल जाती थी। तो सरस्वती सभ्यता है जो कालीबंगा में, हनुमानगढ़ के कालीबंगा में हुई है, ठीक है ना। और ये कालीबंगा का उत्खनन का कार्य 1952 में हुआ था। कालीबंगा जो है हनुमानगढ़ का एक स्थान है, उसमें उत्खनन हुआ था। वहाँ कुछ ऐसे पता चला कि कोई सभ्यता रही है, प्राचीन काल से कोई यहाँ लोग रहे हैं। तो 1952 में इसकी खुदाई हुई थी। तो देखो खुदाई में क्या क्या मिला है, ये बड़े चौंकाने जैसी बात है और बड़ी रुचिकर बात है। तो देखो वहाँ सड़कें मिली है और सड़कें भी कैसी है, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, चाहे जैसी भी तिरछी नहीं, बिल्कुल एक समकोण पर काटने वाली सड़कें थी। यानी वो नगरीय सभ्यता थी और नगर बिल्कुल सड़कें बनी हुई थी, सड़कों के दाएं बाएं मकान थे और सड़कें टेढ़ी मेढ़ी नहीं थी, सीधी सड़कें थी। और जब भी सड़कें मिलती थी चौराहे थे बिल्कुल समकोण पर काटते थे, ठीक से लिखते नहीं थे। मकान से जल निकासी की व्यवस्था बड़ी सुंदर थी। सुंदर यानी क्या, यानी मकान से जो नाली निकलती थी पानी यूं बहता नहीं था, विधिवत नाली थी, व्यवस्थित नाली थी। और नाली कहाँ गिरती थी,
मकान के सामने एक गड्ढा होता था और उस गड्ढे में वो नाली का पानी, मकान का पानी है वो नाली के माध्यम से गिरता था और कोई प्रकार का कीचड़ विचड़ नहीं होता था और बिल्कुल है जो कहना चाहिए स्वच्छता और साफ सफाई का बहुत ध्यान रखते थे। ये नगरीय, इसको नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। तो इतना व्यवस्थित शहर था आज से 5000 वर्षों पहले, जो दुनिया के लोग को है कपड़े पहनना भी नहीं सीखे थे, भाषा भी उनको बोलनी नहीं आती थी, गिनती तक भी नहीं आती थी उन लोगों को, और ऐसे जंगलों में रहते थे ये लोग। तब हमारे यहाँ इतनी उच्च कोटि की और उत्तम प्रकार की व्यवस्था रही थी। देखिए वहाँ चूल्हे भी थे, तो वहां थे तो चूल्हे का अच्छा प्रयोग, जो वर्तमान का चूल्हा है उसी प्रकार के चूल्हे थे। दुर्ग था, उस गांव में एक बहुत बड़ा दुर्ग भी था, और घरों में कुएं थे। पानी की व्यवस्था के लिए घरों में कुएं बनाए हुए थे कि ताकि उनके पानी की कोई भी प्रकार की कमी नहीं आवे। प्रत्येक घर में कुआं भी था, और रक्षा हेतु घर के चारों ओर बहुत बड़ी दीवार थी, और खेत भी वहां जूते भी मिले थे, यानी खेत बैलों के द्वारा खेतों को जोतता हुआ ऐसे साक्ष्य वहां मिले हैं। तो ये कितनी बड़ी बात है यार, 5000 साल पहले खेती का आविष्कार कर लिया था हमारे पूर्वजों ने। हवन कुंड भी मिले थे और धर्म का भी आविष्कार हो गया था। और प्रकृति, क्योंकि हवन करने से प्रकृति शुद्ध होती है, तो वहाँ कितनी हवन अपने आप में एक वैज्ञानिक विधि है प्रकृति शुद्ध करने का। तो यहाँ तो उस जमाने के और उस सभ्यता के लोग हवन भी किया करते थे। ऐसे वहाँ बिल्कुल शुद्ध साक्ष्य मिले हैं, अखंड के प्रमाण मिले हैं वहाँ। कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियां। परीक्षा में आएगा कि कालीबंगा का क्या अर्थ होता है, तो काली चूड़ियां। काली मतलब हम सब जानते हैं, कालीबंगा मतलब चूड़ियां, काली चूड़ी। तो काली चूड़ियां इसका मतलब ज्यादातर आता है। तो आपको ध्यान में होना चाहिए कि कालीबंगा यानी काली चूड़ियां, ये याद रखना। फिर नगरीय सभ्यता थी, हम सबने ये पढ़ लिया, ये तो ध्यान देना। अब देखो इसको थोड़ा मैं महत्वपूर्ण कुछ मुख्य बिंदु बताता हूँ। ये सरस्वती सभ्यता है, और ये हनुमानगढ़ जिले के कालीबंगा स्थान पर हुआ। 1952 में इसका उत्खनन हुआ था। यहाँ की सड़कें समकोण में काटी थी, है ना। यहाँ के घरों में चूल्हे मिले थे, कुएं मिले थे, रक्षा दीवार, जुते हुए खेत, हवन, है ना। कालीबंगा का काली चूड़ियां है, और ये नगरीय सभ्यता है। ये इसके मैंने जो कहना चाहिए आउटलाइन से दी है, और इसको विस्तार से आप मन से और भी बना करके लिख सकते हैं, क्योंकि प्रश्न को बड़ा लिखना है। फिर लेते हैं आहड़ की सभ्यता, यानी आहड़ जो नदी है, आहड़ भी नदी है, उसका इसके आसपास का स्थान हरा भरा था, और ये वहाँ पानी की कोई कमी नहीं थी, सिंचाई की कोई कमी नहीं थी। तो आहड़ ये आगाड़पुर दुर्ग और धूलकोट, इन क्या क्या नाम है। आहड़ को आगाड़पुर भी कहते हैं, दुर्ग भी कहते हैं। आहड़ को दुर्ग स्थान, आहड़ स्थान को दुर्ग भी कहते हैं। वैसे दुर्ग का किला होता है, परंतु आहड़ जो है और धूलकोट भी इनको कहते हैं। ये अन्य नामों से जानता है। आहड़ की जो सभ्यता है आगाड़पुर, दुर्ग और धूलकोट, ये ताम्रकालीन सभ्यता है। क्योंकि ताम्रकालीन सभ्यता है, यहाँ पर तांबे का काम बहुत किया जाता था, और तांबे के बर्तनों का उपयोग किया जाता था। अस्त्र शस्त्र हथियार सभी तांबे के होते थे। तो ये कुछ विकसित सभ्यता है। जो कालीबंगा की जो सभ्यता है उससे कुछ एक कदम आगे की सभ्यता है, कि वहां पर तांबे को गाल करके और उनके बर्तन भी बनाए जाते थे, और उनके अस्त्र शस्त्र भी बनाए जाते थे, औजार, तांबे के औजार बनाए जाते थे। ये नगरीय सभ्यता में दोनों समानता ही है। ये भी नगरीय सभ्यता थी और ये भी नगरीय सभ्यता थी। तांबे का औजार बनाने के कारण ताम्रवती भी इसको कहते हैं, क्योंकि यहाँ तांबे के औजारों की फैक्ट्री थी, तांबे के औजार बनाने का प्रमुख केंद्र था, और केंद्र होने के कारण इसको ताम्रवती भी कहते थे। तो इस प्रकार ये आहड़ की सभ्यता के बारे में हमने जो है थोड़ा बहुत जाना, और मैंने कुछ आउटलाइन से दी है, इसके माध्यम से प्रश्न को आप विस्तार से लिखेंगे ही। और इनके जो खोज करता है रखावदास बनर्जी थे, जो 1952 में खोज हुई थी। रखावदास बनर्जी ने इनकी खोज की, जो पुस्तक में है नहीं है, कि मैंने अतिरिक्त आपको बता दिया है। और इसके बाद में राजस्थान में अन्य सभ्यताएं 3 नंबर दिया, अन्य सभ्यता वो गिलोट की सभ्यता, गणेश्वर की सभ्यता, बैराग की सभ्यता और जोधपुरा की सभ्यता। आज ये सभ्यताएं और भी हैं, इनका उत्खनन चल रहा है,
और आगे कार्य चल रहा है, आगे क्या होता है आगे आगे और देखेंगे। तो ये हमारा प्रश्न हुआ संपूर्ण, ये संपूर्ण हुआ जो बड़ा प्रश्न है। और इसमें छोटे प्रश्न बहुत बनते हैं। जांगल प्रदेश का क्षेत्र कौन सा है? तो जोधपुर का उत्तरी भाग, संपूर्ण बीकानेर। और हमारा मत्स्य प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण है, जांगल प्रदेश महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश का जो दक्षिण पश्चिम क्षेत्र अलवर का जो दक्षिण पश्चिम क्षेत्र है, शिवी, मालवा प्रदेश, प्रतापगढ़, जलाट, जो हमारे पूर्वज मालवा जाया करते थे। और इसके बाद में ये हाड़ौती, कोटापुरी, ये इसमें बहुत सारे छोटे बड़े प्रश्न बनते हैं। सरस्वती सभ्यता का कहाँ पर है? तो हनुमानगढ़, कालीबंगा ना। आड़ कहाँ है? तो ये हमारे जो है आड़ है उदयपुर में है, ठीक है। इनके अन्य नाम अलीगढ़, दुर्ग, राजस्थान के अन्य सभ्यताएं गिरोह, गणेश्वर, बेरार, जोधपुर आदि हैं। तो इस प्रकार हमने ये बड़े प्रश्न को ठीक करने का, समझने का प्रयत्न किया है। इन्हीं के साथ वंदे मातरम, भारत माता की जय।